हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। अब मेरा 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो मेरी ग्रेजुएशन है वो बीई है और जो मेरा मास्टर्स है वो हिस्ट्री से है। और मैंने यूपीएससी का मेन लिखा है। तो आओ हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसका यूपीएससी में काफ़ी वेटेज है। हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी का क्या है, यूपीएससी में भी और स्टेट पीएससी में भी काफ़ी योगदान है, काफ़ी नंबर का आता है। तो आज हम उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी मूल रूप से 2 टाइप का होता है जो हम पढ़ते हैं, मगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको 4 टाइप का पढ़ते हैं। जैसे पहला ये है कि भौतिक भूगोल, जिसे हम बोल रहे हैं फिजिकल जियोग्राफी, एक मानवीय भूगोल हो, ह्यूमन जियोग्राफी। 2 टाइप का ही हो, मगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको 4 टाइप का पढ़ते हैं। जैसे भौतिक भूगोल हो गया, भारत का भूगोल हो गया, और जी मानवीय एवं आर्थिक भूगोल हो गया, और एक हो गया विश्व का भूगोल। हम 4 टाइप से पढ़ते हैं। मगर हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं कि जियोग्राफी में हमारा पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक भूगोल का। हम सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि हाँ क्या क्या यूपीएससी में आने वाला है, क्या क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम आगे चल के करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत संकल्पना, ये भौतिक भूगोल है। इसमें पहला जो इसका चैप्टर है भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, इसके नाम से ही हमें स्पष्ट होता है। भू मतलब भूमि, आकृति मतलब बनावट, और विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। इसमें क्या है कि जो भूमि है उस पर पर्वत है, पठार है, ये सब चीजें हैं, जो उसकी बनावट है, जो उसकी आंतरिक संरचना है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में है भूपर्पटी, मेटल और क्रोड, इनके बारे में पता लगता है। तो इसको पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चट्टाने बेसिकली 3 टाइप की हो, आग्नेय शैल बोल रहे हैं जिसे, और अवसादी शैल बोलते हैं, और एक होती है रूपांतरित या कायांतरित शैल। उसके बाद पृथ्वी पर प्राथमिक द्वितीय संरचनाएं, जो पृथ्वी की संरचनाएं हैं उनके बारे में भी हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, जो भूआकृति विज्ञान के अंतर्गत आता है। बात फिर हम करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन की। एक सिद्धांत था महाद्वीपीय विस्थापन, जो पूरी पृथ्वी थी तो वो एक ही थी, जो हमने पढ़ा था। तो वो धीरे धीरे टूट के वो 7 प्लेटों में टूट गई। जो विस्थापन का है, जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट है वो अलग अलग, ये पूरा का पूरा जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। तो उसके बाद करेंगे प्लेट टेक्टोनिक की। जब वो प्लेटें टूटी उसके बाद उनका विचरण हुआ। वो प्लेट चल चल के 2 टाइप की सेल होती हैं, एक महाद्वीपीय सेल, एक महासागरीय प्लेट, एक महाद्वीपीय प्लेट। 2 टाइप की ये प्लेट है जिनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। तो ये सब के सब भूआकृति विज्ञान में आती हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण घटनाएं। भौतिक भूगोल में क्या, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, और जैसे सुनामी आ गई, या भूस्खलन हो गया, ये सब की सब चीजें इसके अंतर्गत ही आती हैं। समुद्र स्तर का विस्तार हो गया, पर्वत निर्माण हो गया। जब क्या होगा ना, जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे, तब क्या होता है जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे से खिसकती है तो उसका जो मलबा होता है वो इकट्ठा होकर पर्वत का निर्माण करता है, जिसे हम वलय पर्वत बोलते हैं, जैसे कि हिमालय। वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी इसका दूसरा है, उसके बारे में हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान ये पहली यूनिट थी जो हमने ऐसे खत्म की। अभी बात करते हैं हम जलवायु विज्ञान की। जलवायु विज्ञान को बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। इसमें बात करेंगे वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। वायुमंडल, जो पृथ्वी है उसका एक वायुमंडल होता है, उसकी संरचना कैसी है, कैसे वो बना हुआ है, क्या क्या है, और संगठन उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो हम पढ़ते हैं कि जो वायुमंडल है वो गैसों से मिलकर बना है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियोन, ये सारी की सारी गैसें हैं। इनका अलग अलग वेटेज है कि कौन सी गैस कितनी है, वो सब के सब हम इसके अंतर्गत ही पढ़ते हैं। और जो वायुमंडल की संरचना है, जैसे हम पढ़ते हैं कि अक्षोभमंडल एक परत है, एक लेयर है, मतलब ये काल्पनिक है। इनके लक्षणों से ही हम पहचानते हैं कि ये लेयर 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5 ऐसे 5 करके है।
पहली जो परत है ये हम वो बोलते हैं अक्षोभ मंडल, उसमें क्या है सारी की सारी मौसमी घटनाएं उसी के अंतर्गत होती हैं। दूसरी होती है संताप मंडल। संताप मंडल को हम संताप मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है ना, साल भर जो संताप मंडल है उसका टेम्परेचर एक जैसा रहता है, इसलिए हम उसको संताप मंडल बोलते हैं। उसके बाद फिर मध्यमंडल। मध्यमंडल में जो है नोक्टिलुसेंट क्लाउड मिलते हैं, वो बहिर्मंडल और आयनमंडल के बीच में, अक्षोभ मंडल और संताप मंडल के बीच में मिलता है, इसलिए हम उसको मध्यमंडल बोलते हैं। उसके ऊपरली साइड जो मिलता है वो मिलता है आयनमंडल। उसमें बहुत सारे आयन होते हैं जिसकी वजह से उसे हम आयनमंडल बोलते हैं। और उसके ऊपर जो पूरा की पूरी लेयर है 1600 किलोमीटर तक होती है, तो उसको फिर हम बोलते हैं बहिर्मंडल। उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद उष्मा बजट और तापीय विद्युतीकरण। उष्मा बजट क्या है, जब सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमने माना कि सूर्य से हमें 100 यूनिट ऊर्जा मिली, मगर होता क्या है कि कुछ ऊर्जा ना हम बिना यूज किए ऐसे ही वापस कर देते हैं। करते सारी को है, जितनी भी पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है सारी को सूर्य को वापस ही कर देते हैं, मगर क्या होता है कुछ को कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, वो पूरा का पूरा बैलेंस उष्मा बजट कहलाता है। उसके बाद करते हैं तापीय व्युत्क्रमण। तापीय व्युत्क्रमण कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम सोचेंगे देखेंगे तो क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं तो हमेशा जो टेम्परेचर होता है ना वो धीरे 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 घटता है, मगर कभी ऐसा होगा कि नीचे का टेम्परेचर कम है और ऊपर धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट होता है। उस घटना को हम तापीय व्युत्क्रमण कहते हैं। उसकी बहुत सी मतलब कंडीशन होती हैं कि आसमान साफ होना चाहिए, जो मतलब टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, बहुत सारी दशाएं हैं जिससे तापीय व्युत्क्रमण होता है। इसको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है ताप पेटियाँ और दाब पेटियाँ। अभी पृथ्वी पे क्या है ना, सूर्य जो पृथ्वी है अपना 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मतलब ठोडी से लेकर यहाँ तक अगर हम ये चीज बोलेंगे 23.5 डिग्री है, पृथ्वी 23.5 डिग्री पे होती है, तो सूर्य को कभी ऐसे तो कभी ऐसे मिलता है, तो इसलिए क्या होगा ना, कहीं पे ताप ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। ये पूरी की पूरी ताप पेटियां और दाब पेटियां, ताप के साथ में दाब पेटियां, कहाँ पे हवा का प्रेशर ज्यादा है क्या है, ये सब का सब मिलता है, इसमें हम आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद पवने, प्राथमिक पवने, द्वितीयक पवने, व्यापारिक पवने, ध्रुवा पवने, पछवा पवने, इन ये सब पवनों का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजें हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं वायु राशि की। वायु राशि कैसे होती है, क्या होती है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे चक्रवात की। चक्रवात को भी हम पढ़ने वाले हैं। वाताग्र, जब दो वायु राशियां क्या होती है ना, एक ठंडी और एक गर्म, ठंडे वाली तो हमेशा नीचे होती है और गर्म हमेशा ऊपर होती है, जब वो आमने सामने आ जाए एकदम ठहराव हो जाए तो उस चीज को हम वाताग्र बोल रहे हैं, फ्रंट भी बोल रहे हैं उस चीज को। तो हम उसके बाद फिर विश्व के जलवायु प्रदेश, उनका वर्गीकरण, कैसी कैसी जलवायु है, कहाँ का कैसा है, अगर यहाँ पे इतनी गर्मी है तो क्यों है, यहाँ मरुस्थल है तो किस कारण से है, और यहाँ पे सर्दी है तो क्यों है, तापमान की वजह से है, या वो कर्क रेखा से कितना आगे है कितना पीछे है, वो सब चीज़ें जो हम बात करने वाले हैं विश्व के जलवायु प्रदेश, उनका वर्गीकरण। अब ये 2 यूनिट हमने यहाँ तक खत्म की, ये 2 यूनिट हमने कंप्लीट की इधर तक। अभी हम बात करने वाले हैं समुद्र विज्ञान की। ये तीसरी यूनिट में आता है समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में क्या है, हम समुद्र का अध्ययन करते हैं, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं, पूरे समुद्र का जो इकोसिस्टम है उसकी पूरी की पूरी अध्ययन करते हैं। इसमें आएगा समुद्र तल का अध्ययन। समुद्र तल के अध्ययन में हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे कौन कौन से जीव मिलते हैं, क्या क्या चीजें मिलती हैं। उसके बाद है लवणता। लवणता समुद्र, एक चीज मन में आती है, एक सवाल उठता है कि लवणता कहाँ से आती है, समुद्र में कैसे आती है, क्यों आती है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि लवणता क्या है। उसके बाद धाराएं। धाराएं समुद्र में क्या है ना, धाराएं प्रवाहित होती है जिन्हें समुद्र की नदियाँ कहा जाता है, तो इसलिए धाराओं के बारे में भी, कौन सी धारा है, कहाँ पे किन धाराओं का क्या काम है, वो भी हम सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आएगा ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या है, पानी का ऊपर उठना गिरना, क्यों उठते हैं, किस कारण से उठते हैं, ये सब चीज़ें हम ज्वार भाटा में पढ़ते हैं। उसके बाद आएगा कोरल भित्ति, कोरल या परवाल भित्ति। कोरल को क्या है ना, समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, तो ये है कि इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये कोरल ब्लीचिंग कैसा होता है, कैसे इनका निर्माण होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए
तो क्यों ऐसा होता है, इकोसिस्टम को क्या, जो ओशियन इकोसिस्टम है, समुद्री परितंत्र है, उसको क्या दिक्कत होगी इसके बढ़ने से, वो सब चीज़ें हम इधर ही पढ़ेंगे। उसके बाद है समुद्री संसाधन। संसाधन क्या है ना, जो मानव है, आदमी है, जो वो क्या चीज़ें प्राप्त करता है, कैसे समुद्र से कैसे ऊर्जा निकालता है, वो कैसे खनिज प्राप्त करता है, या क्या क्या चीज़ें प्राप्त करता है, वो समुद्री संसाधन में हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है समुद्री प्रदूषण। समुद्र में किस टाइप का प्रदूषण हो जाए, ऑयल प्रदूषण है या कचरे का प्रदूषण है या ऐसे जो प्लास्टिक वगैरह है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, वो सब आगे पढ़ने वाले हैं। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल की मूलभूत संकल्पना खोज करी से हमने यहाँ तक 3 यूनिट खत्म कर दी। अभी हम चौथी यूनिट की बात करने वाले हैं, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में क्या है, भारत की मूलभूत संकल्पनाएं। इसमें क्या है, भारत के राज्यों के बारे में, कौन से लैटिट्यूड पे कौन सा राज्य है, भारत कितने अक्षांश से शुरू हो रहा है, कितने पे खत्म हो रहा है, कितने देशांतर से शुरू हो रहा है, कितने पे खत्म हो रहा है, ये सब की सब चीजें इसमें है। भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, वो सब हम जो पढ़ते हैं भारत की मूलभूत संकल्पना में ही पढ़ेंगे। जैसे कर्क रेखा है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, किन 8 राज्यों से गुजरती है, तो वो सब का सब इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद करते हैं हम भारत भौतिक विभाजन की। भौतिक विभाजन में क्या है ना, जो भारत का भौतिक विभाजन है, जैसे पर्वत है, पर्वतों का निर्माण, उसके बाद फिर मैदान, मैदान के बाद पठार, नदियाँ, मतलब नदियाँ नहीं मतलब पठार वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, भौतिक विभाजन करेंगे, तो इसमें पूरा का पूरा ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे भारत के अपवाह तंत्र की। भारत के अपवाह तंत्र में क्या है, जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, जितनी भी नदियाँ हैं, झील है, जो भी इकोसिस्टम है, नदी तंत्र है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। इसमें भी 2 टाइप की है, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, उनके नदी तंत्र है। तो इसमें भारत के अपवाह तंत्र में हम सारी नदियां पढ़ते हैं, कौन सी किससे जुड़ती है, कौन सी किसकी सहायक नदियां है, किसकी लंबाई कितनी है, वो सब इसमें पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं भारत की जलवायु की। भारत की जो जलवायु है, मानसूनी टाइप की जलवायु है, मगर क्या है कि भारत जो पड़ता है वो कर्क रेखा से ऊपर की साइड भी पड़ता है, नीचे की साइड भी पड़ता है। कर्क रेखा के ऊपर की साइड पड़ने के कारण भी क्यों भारत पे फर्क नहीं पड़ता है, या ये चीजें कहो कि कर्क रेखा के ना होने से जब लंबवत सूर्य जाता है तो ऊपर की साइड हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, हमारी जो जलवायु है वो मानसूनी क्यों है, क्या कारण रहा है, तो वो सब हम इसमें पढ़ते हैं भारत की जलवायु में। भारत की मृदाएं, भारत की मृदाएं जैसे काली मिट्टी होगी, लेटेराइट मिट्टी होगी, लाल मिट्टी होगी, लाल पीली मिट्टी होगी, और जैसे जलोढ़ मिट्टी होगी, वो सब के सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। और उसमें ये है कि काली मिट्टी में ही कपास क्यों होती है। काली मिट्टी क्या है, कपास के लिए बहुत अच्छी है। जैसे लेटेराइट मिट्टी है, उसमें काजू मसाले ये सब पाए जाते हैं। तो ये सब के सब हम मृदाओं में पढ़ने वाले हैं। जो मृदा परितंत्र है भारत का पूरा, उसमें सब पढ़ेंगे। यह भारत के वन परितंत्र, भारत में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं, कैसे कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन, पर्णपाती वन, ये जो सब है, जब हम भारत के वनों के बारे में चर्चा करते हैं तो वो पूरा का पूरा ऐसे इसमें भारत के वन परितंत्र में हम सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं भारत की बहुउद्देश्य परियोजना। भारत की जो बहुउद्देश्य परियोजना है, जैसे सबसे पहली थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देश्य परियोजना क्या है कि एक परियोजना से हम कई सारे उद्देश्य पूरे कर लें। जैसे क्या कि एक बांध बनाया, बांध से क्या करेंगे हम, बिजली भी बनाएंगे, उसमें मत्स्य पालन भी करेंगे, उससे हम सिंचाई भी करेंगे। मतलब एक योजना से बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति करना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। उसके बाद हम ये यहाँ तक हमारी ये भी यूनिट खत्म होगी और यहाँ तक हम बात करने वाले हैं मानव भूगोल एवं आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल में हम बात करते हैं संसाधन की, जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा, लौह अयस्क, मतलब जो मिट्टी से मिलने वाले हैं या सूर्य से मिलने वाले हैं, जो हमें संसाधन मिले हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है, मानव को पूंजी कैसे बनाना है, ये सब हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, मगर हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि संसाधन का कैसा प्रयोग होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कृषि की। कृषि, भारत की जो कृषि है, जो मरुस्थल एरिया है, उसमें
जो मोटा अनाज है वो क्यों उगता है, या उसकी जो फसल चक्र है उसके बारे में बात करने वाले हैं, या किस जगह कैसी फसल मिलती है, अगर वो फसल पर्टिकुलरली उसी एरिया में मिलती है तो और में क्यों नहीं मिल सकती, ये सब हम बात कृषि में करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं उद्योग धंधे की। उद्योग धंधे जैसे क्या जमशेदपुर है, जमशेदपुर के आसपास जो टाटा का स्टील का कारखाना है तो उधर ही क्यों लगा, ये कारण रहता है मन में ना, कई बार ये प्रश्न उठता है कि वो उधर ही क्यों लगा। उसका एक कारण है पर्टिकुलरली कि हाँ वो इसलिए लगा। और ऐसे ही जो मछली उद्योग है वो हमेशा कहाँ पनपेगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या हो, कोस्टल एरिया पे पनपेगा, जो किनारे वाला एरिया होगा वो उधर ही पनपेगा। जैसे कपास वगैरह का जो फैक्ट्री है या कपड़े वगैरह का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कहाँ, जहाँ काली मिट्टी होगी, काली मिट्टी में क्या कपास अधिक उत्पादित होता है, तो इसलिए जो उद्योग धंधे हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो सब चीज़ें हम उधर की साइड देखते हैं कि उसका मेन कारण क्या रहा है, उद्योग उधर ही क्यों होंगे। उसके बाद फिर हम बात करते हैं मानव जनसंख्या की। मानव जनसंख्या के बारे में कैसे बढ़ती है, कहाँ किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, कैसे है, एससी कितनी है, ओबीसी कितनी है, कितना क्या है, वो सब हम जनसंख्या में पढ़ते हैं। पर्यवेक्षण का मतलब है कि एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाना। वो किस कारण से होता है, महिलाओं में ज्यादातर जो होता है वो शादी के कारण होती है, वो एक घर छोड़ के जाएंगी, जब उनकी शादी होगी तो दूसरे घर चले जाएंगे। मगर पुरुषों में जो पर्यवेक्षण पाया जाता है उसका मेन कारण है रोजगार, वो रोजगार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम पर्यवेक्षण भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बस्तियाँ। बस्तियाँ क्या है, पुराने टाइम में जैसे हम बात करते हैं या भौगोलिक दशा के बारे में बात करते हैं, बस्तियाँ नदियों किनारे क्यों होती थी, क्योंकि उधर पानी का सोर्स था, चीज़ें होती थी, तो ऐसे ही बस्तियाँ। अभी आज के टाइम में क्या है, शहरीकरण के दौर में जो बस्तियाँ हैं शहर के आसपास बस रही हैं, काम के लिए बस रही हैं, या जो गांव बसे हुए हैं वे किस तरीके से बसे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। अब बात करते हैं विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल अगर हम पढ़ेंगे मैपिंग में क्या है, हमें हर एक कॉन्टिनेंट के बारे में, हर एक देश के बारे में, वहाँ की सामाजिक राजनीतिक जो भी चीज़ें हैं जो हमें सीखने के लिए मिलेंगी वो हम विश्व भूगोल से पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ की दशाएं ऐसी हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं या चीज़ें ऐसी हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं अफगानिस्तान वगैरह का जो देखते हैं, वहाँ की जो कंडीशन है काफ़ी टफ है, वहाँ की कंडीशन टफ है, तो वो लोग बाग जैसे उन्होंने पुराने टाइम में भी, मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री का भी टीचर हूँ, तो कई बार ना हम इंटरलिंक करते हैं। जैसे ज़्यादातर जितने भी आक्रमणकारी आए हैं वो अफगानिस्तान के साइड से ही आए हैं, ज़्यादा उधर से ही आए, क्योंकि उधर की साइड टफ कंडीशन थी और जो भारत वाला एरिया था ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा था। तो इसलिए क्या भौगोलिक दशाएं निर्भर करें कि आप क्या हो, क्या बनने वाले हो, क्या चीज़ें करने वाली हैं, तो ये सब के सब है। इसमें क्या है, जैसे हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में क्या है, वहाँ कैसी नदियाँ मिलती हैं, झील मिलती हैं, क्या मिलता है, कैसी परिस्थिति की दशाएं है। उसके बाद बात करेंगे साउथ अमेरिका की, कि वहाँ का जो एक देश है वेनेजुएला, वो एक अकेला देश है जो ऑयल वगैरह निकालता है, या वहाँ की जो फसल है, क्रॉप पैटर्न है वो कैसा है, जो अमेजोन की जंगल है वो वहाँ पे उसी एरिया में क्यों मिलते हैं, वो सब भौगोलिक दशाओं पर निर्भर कर सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की। ऐसे ही यूरोप में कौन कौन से देश आते हैं, कौन सा किस लैटिट्यूड पे पड़ता है, किसका क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। यूरोप के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया भी बोल देते हैं, ओशनिया महाद्वीप की, कि वहाँ की दशाएं कैसी है, अगर वहाँ चीज़ें हैं, मरुस्थल है या क्या है, किस अक्षांश पे कौन सा मिल रहा, वो सब के सब। उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका में क्या है, कैसी दशाएं हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन सी भूमध्य रेखा पे कौन से देश हैं, और जो कर्क रेखा है उस पर कौन से देश हैं, और जो मकर रेखा है उस पर कौन से देश हैं। अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों की तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो हमने और बात करते हैं एशिया की। एशिया में कौन कौन से देश हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब के सब हम भौगोलिक दशाओं पर ही निर्भर करते हैं। उससे करेक्ट करके देखते हैं कि क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी। और ऐसा ही फिर हम बात करते हैं हमने देख लिए, ऐसा ही हम अंटार्कटिका की बात करते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप की, हाँ कैसे किस तरह की चीज़ें हैं, तो वो सब के सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने शुरू में बात करी
हुआ करती विज्ञान की हमने इनकी बात करी। तो ये पूरा पूरा जो सिलेबस है ये यूपीएससी का सिलेबस है, जो यूपीएससी पूछती है, इस सबका सब इससे ओरिएंटेड ही है, इसमें ही आएगा जो भी आएगा। और अभी धीरे धीरे यूपीएससी का पैटर्न भी बदल रहा है, उसी पैटर्न के हिसाब से हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। बाय।